क्या तला भुना खाने से अगर पेट में दर्द होता है तो क्या वो पित्त की पथरी के संकेत होते हैं? फैटी डाइट से क्या है कि पथरी बनने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं और सिम्टम्स उसके जल्दी आ जाते हैं। पित्त की पथरी सिर्फ लेडीज लोगों को ही होती है? बच्चों से लेकर के और बूढ़ों तक मोस्टली कई लोगों में पथरी मिलने लगी है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादा कॉमन हो जाती है पित्त की पथरी? प्रेगनेंसी में हार्मोन्स के असर से थोड़ा सा इसके इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। हर्निया क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं हर्निया? पेट के भीतर के जो ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन है, ये उस कमजोर जगह से एक बल्ज बना देती है, इसी को हर्निया कहते हैं। हर्निया का ट्रीटमेंट क्या है ये भी बता दीजिए। देखिए, हर्निया का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो सिर्फ ऑपरेशन है। गैस का दर्द और अपेंडिसाइटिस का दर्द दोनों सेम होता है या कोई डिफरेंस? नहीं, देखिए, अपेंडिसाइटिस में यूजुअली पेन सीवियर होता है। अपेंडिसाइटिस कब खतरनाक हो जाता है? अपेंडिक्स में यूजुअली यदि इन्फेक्शन काफी सीवियर है और अपेंडिक्स में पस बन गया है तो इसके बर्स्ट होने के चांस काफी। लैप्रोस्कोपिक और ओपन सर्जरी में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, लेप्रोस्कोपी में छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि स्कार बहुत छोटा होता है। सर, डायबिटिक पेशेंट के लिए सर्जरी कितनी रिस्की होती है? देखिए, यदि डायबिटीज कंट्रोल है तो रिस्क लगभग ना। क्या मोटापा सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा देता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शशि, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, और मैं वेलकम करती हूं आपका अपने पॉडकास्ट मार्गदर्शन टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो शुरू में तो आम लगती है, लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है, जैसे पित्त की पथरी, हर्निया और अपेंडिक्स। आजकल हम सब अपनी जीवन शैली में इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि छोटी छोटी तकलीफ़ों को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी तकलीफ़ें कब बड़ी बीमारी का रूप लेकर हमें ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा देती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो इन सभी विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं ऐसे सर्जन जिनके पास 40 से भी ज़्यादा वर्षों का एक्सपीरियंस है और जिन्होंने अपनी मेडिकल जर्नी में हजारों सर्जरीज की हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वेलकम करते हैं डॉक्टर आर.के. त्रिपाठी सर का। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सर, अपनी 40 सालों की मेडिकल जर्नी कुछ हम लोगों के साथ शेयर करिए, कैसी रही? देखिए, मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही। जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्क सेटिस्फेक्शन, हर मामले में मैं अपने को लकी मानता हूँ कि ये 40 साल की जर्नी जो है, मेरे पेशेंट भी काफ़ी मुझसे सेटिस्फाइड रहे, मैं भी पेशेंट से सेटिस्फाइड रहा जी। इट वॉज ए वेरी गुड जर्नी। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। सर, हम बात करने वाले हैं आज पित्त की पथरी, हर्निया और अपेंडिक्स के बारे में। तो हम पित्त की पथरी से स्टार्ट करते हैं। सर, क्या तला भुना खाने से अगर पेट में दर्द होता है तो क्या वो पित्त की पथरी के संकेत होते हैं? देखिए, फैटी डाइट बेसिकली गॉल ब्लैडर जो है वो फैट को डाइजेस्ट करने में इसका काफ़ी बड़ा रोल होता है जी। तो यदि फैटी डाइट के बाद आपको इंडाइजेशन, नोजिया की फीलिंग या वॉमिटिंग की फीलिंग होती है जी। जो परसिस्ट कर रही है, ये नहीं कि एक बार हुआ इट डजंट मैटर, यदि काफ़ी दिनों से परसिस्ट कर रही है तो एक पॉसिबिलिटी हमेशा जो है वो पित्त की थैली पथरी की हम लोग रखते हैं, उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। जी। और सर, पित्त की पथरी अगर हो गई है तो क्या उसमें चाय या कॉफ़ी पीना सेफ होता है? चाय कॉफ़ी का पित्त की थैली से कोई रिलेशन नहीं है। जी। ठीक है, वो सेफ होता है? जी हाँ जी। जी। सर, पित्त की पथरी के लिए क्या जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, पनीर है, घी है, क्या ये उसको बढ़ावा देते हैं? देखिए, फैटी डाइट से क्या है कि पथरी बनने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं और सिम्टम्स उसके जल्दी आ जाते हैं। तो यूजुअली कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यदि एक्सेस में आप ले रहे हैं तो दिक्कत कर सकते तो हैं। चांस है हमेशा पित्त की पथरी बनने हो सकता है, इट इज वन ऑफ द कॉज। जी। सर, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप पानी कम पी रहे हो तो आपके पित्त की पथरी बन जाएगी, ऐसा होता है नहीं, क्या? पानी का पित्त की थैली से कोई रिलेशन नहीं होता है। जी। पानी पीने से, कम पीने से, ज़्यादा पीने से पित्त की थैली पे कोई अंतर नहीं। कोई आंसर नहीं। सर, पित्त की पथरी सिर्फ लेडीज लोगों को ही होती है? एक ज़माने में ये था कि भाई लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन है, वैसे अभी भी कॉमन है लेडीज़ में, लेकिन अब तो बच्चों से लेकर के और बूढ़ों तक मोस्टली कई लोगों में पथरी मिलने लगी है। सर, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा कॉमन हो जाती है पित्त की पथरी? प्रेगनेंसी में हार्मोन्स के असर से थोड़ा सा इसके इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर प्रेगनेंसी में पथरी बनेगी। जी। सर, कहा जाता है कुछ लोग फास्ट रखते हैं या बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव डाइट फॉलो करते हैं तो उनमें पित्त की पथरी बनने के चांसेस नहीं, बढ़ जाते देखिए, हैं। फास्टिंग का पित्त की थैली से कोई रिलेशन सीधा नहीं है। जी। बेसिकली फैटी डाइट से जरूर रिलेशन है। जी। फैटी डाइट बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। कम से कम टोटल अवॉइड तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम। जी।
एंड सर अगर हमने वेट लॉस कर लिया तो क्या पित्त की पथरी खत्म हो जाएगी? वेट लॉस से पित्त की थैली पे कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, पित्त की थैली एक बार बन गई तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो जाती नहीं है। रहेगी। सर अब इतनी बात हो गई पित्त की पथरी के बारे में, इनका इलाज क्या है? देखिए, पित्त की थैली में यदि सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम्स का मतलब यदि दर्द नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि सिम्टम्स हैं, जैसे पेन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है या कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो पित्त की थैली का ऑपरेशन जरूर करा लेना चाहिए। समय रहते इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। सर पित्त की पथरी के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। सर नेक्स्ट बीमारी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर हर्निया के बारे में। सर प्लीज़ हम लोगों को बताइए कि हर्निया क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं हर्निया? हर्निया देखिए बेसिकली क्या है, ये मसल्स की वीकनेस की वजह से, जो जहाँ पे वीकनेस होती है वहाँ से पेट के भीतर के जो ऑर्गन जैसे इंटेस्टीन है जी, ये उस कमजोर जगह से एक बल्ज बना देती है। इसी को हर्निया कहते हैं। जो कॉमन हर्निया है वो मोस्टली मेल्स में इनग्वाइनल हर्निया जिसको कहते हैं, ग्रॉइन हर्निया, जो पेट के निचले हिस्से में होती है। और फीमेल्स में ऑल्दो ये बहुत कम पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पाई जाती है। फीमेल्स में इंसुलर हर्निया ज़्यादा कॉमन है। ऑपरेशन के बाद जो ऑपरेशन होते हैं उसके बाद कई बार स्कार की वीकनेस या कई फैक्टर्स हैं उसकी वजह से हर्निया बनता है, जिसको हम लोग इंसिजनल हर्निया कहते हैं। तो ये होते हैं हर्निया के प्रकार। जी सर अगर हैवी वेट हम उठा रहे हैं तो क्या हर्निया होने के चांसेस बहुत हैवी बढ़ वेट जाते हैं? उठाने से तो हर्निया नहीं होता, लेकिन जिनको हर्निया है हाँ, उनको डेफिनेटली हैवी वेट या हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हर्निया के बढ़ने के चांस होते हैं। जी। सर हर्निया का पेन जो होता है हमेशा होता रहता है या रुक रुक के होता है? हर्निया में देखिए, जब तक जो पेट के भीतर के अंग हैं जब तक उसमें फंस न जाए तब तक यूजुअली पेन नहीं होता है। इसीलिए पेशेंट कई बार हर्निया को इग्नोर करता है। जी। पेन सर, नहीं होता फंस है। ना जाए का क्या मतलब? यूजुअली क्या होता है कि हर्निया एक तरह समझिए रिंग है। हाँ, इस रिंग के थ्रू जो है, जो पेट के ऑर्गन होते हैं, जब आप जोर लगाते हैं, खांसते हैं, खड़े होते हैं, तो उस रिंग के थ्रू, उस कमजोर जगह के थ्रू ये फूल जाता है। जी। कई बार क्या होता है कि ये फूल तो जाता है लेकिन नॉर्मली पेट के भीतर वापस चला जाता है, तो आपको कोई दर्द तकलीफ समस्या नहीं होती है। हाँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये पेट के भीतर वापस नहीं जाता है, उस कंडीशन में दर्द होता रहता है। जी। और फर्दर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। उल्टी है, डिस्टेंशन है, इवन इंटेस्टाइन कई बार सड़ भी जाती है प्रेशर की वजह से। इतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। जी हाँ। तो हर्निया का बेसिकली इसीलिए अर्ली ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो। जिम जाने वालों में हर्निया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं? जिम वालों में डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिनको हर्निया के चांस हैं वो चांस बढ़ जाता है। किसी की मसल वीक है तो उनमें जिम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ता है, तो और ऊपर से जिम जाने के बाद वो हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वो उसको और बढ़ा देता उससे बढ़ा सकती है। जी। सर कॉन्स्टिपेशन में ज़्यादा जोर लगाने से भी हर्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए, कॉन्स्टिपेशन है, सांस का फूलना है, बार बार खांसी आना है, इसकी वजह से हर्निया जो है वो बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि इसकी वजह से हमेशा हर्निया हो ही जाता है। डेफिनेटली ये एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, माने इसकी वजह से हर्निया बन सकता है, बढ़ सकता है, क्योंकि बार बार खांसने से मसल वीक हो जाती हैं। जी। या बार बार कॉन्स्टिपेशन से या जोर लगाते हैं आप। लेकिन यूजुअली हर्निया में कहीं ना कहीं मस्कुलर वीकनेस जरूर होती है, और वो इन चीज़ों से बढ़ जाती है वीकनेस, तो हर्निया बढ़ जाता है। जी। सर प्रेगनेंसी के बाद क्या हर्निया होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं? सिर्फ प्रेगनेंसी तो हर्निया नहीं बनती है, भाई डेफिनेटली प्रेगनेंसी से मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है, क्योंकि पेट के भीतर जो है वो बच्चा होता है तो मसल्स स्ट्रेच होती हैं। लेकिन यदि डिलीवरी के बाद आप प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर प्रिकॉशन दें तो हर्निया के चांस नहीं होते हैं। जी। सर हर्निया का ट्रीटमेंट क्या है ये भी बता दीजिए। देखिए, हर्निया का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो सिर्फ ऑपरेशन है, और ऑपरेशन कराना इसलिए ज़रूरी है कि जो हर्निया के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आप में ना हो। तो हर्निया को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि हर्निया एक बार डायग्नोज हो गई है तो समझदारी इसी में है कि आप उसको समय रहते अर्ली फेज में ही ऑपरेट करा लें। जी।
सर अब हम लोग जानेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में। जी। सर अगर नीचे की तरफ दाहिनी तरफ अगर दर्द हो रहा है तो क्या वो अपेंडिसाइटिस का ही लक्षण है? देखिए, पेट के निचले हिस्से में दाहिनी तरफ यदि नाभि के पास तेज दर्द हो रहा है तो ये एक सजेस्टिव होता है कि अपेंडिक्स हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा अपेंडिक्स होती है, इसलिए ऐसे मरीजों को इन्वेस्टिगेट करना जरूरी होता है टू रूल आउट अपेंडिक्स। जी सर, एक कंफ्यूजन है कि गैस का दर्द और अपेंडिसाइटिस का दर्द दोनों सेम होता है या कोई डिफरेंस होता नहीं, देखिए, अपेंडिसाइटिस में यूजुअली पेन सीवियर होता है। गैस वैस अब हो सकता है कि अपेंडिक्स, पुरानी अपेंडिक्स हो तो थोड़ा बहुत फ्लैचुलेंस या इस तरह का डिस्पेप्सिया जिसको कहते हैं इंडाइजेशन के सिम्टम्स आते हैं। कई बार ये क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस के लक्षण होते हैं, लेकिन बेसिकली अपेंडिक्स जो है एज ए पेन लोअर एब्डोमिनल राइट साइड में पेन करके ही प्रेजेंटेशन इसका होता है। जी सर, ये किसी भी एज में हो जाता है? जी हाँ, ये किसी भी एज में संभव है। मतलब इसका कोई एज डिमार्केशन कोई नहीं एज है? से रिलेशन नहीं है। जी सर, क्या बहुत ही ज्यादा स्पाइसी फूड या तला भुना खाने से भी अपेंडिसाइटिस होने का खतरा है? नहीं, यूजुअली अपेंडिक्स जो है तले भुने या इस तरह के फूड से इसका कोई जी डायरेक्ट रिलेशन नहीं। सर, एक और कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा है कि जो जैसे टमाटर का बीज हुआ या अमरूद का बीज है, इसको खाने से अपेंडिक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, ऐसा होता है? रूटीन में तो नॉर्मली नहीं होता है, हाँ। लेकिन कुछ लोगों में जिनमें जो अपेंडिक्स का अपर्चर होता है वो थोड़ा सा यदि बड़ा है तो वेरी रेयर चांस है कि ये बीज वहाँ जाकर फंस सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं होता है। नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली इसमें डरने की आवश्यकता नहीं होता है। जी सर, कब हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है ऐसे केस? देखिए, घर पे आपको सीवियर पेन हो रहा है यदि जो है, और हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि पेन का सबसे पहले जरूरी ये है कि वजह जानना कि भाई आखिर क्यों हो रहा है। तो यदि आपको सीवियर पेन लोअर एब्डोमिनल राइट साइड में पेन हो रहा है या कोई भी पेन आपका है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूरी है, जिससे कि ये रूल आउट हो जाए कि भाई ये बीमारी मेडिसिन से ही ठीक होगी या इसमें ऑपरेशन की भी जरूरत है। अपेंडिसाइटिस कब खतरनाक हो जाता है? अपेंडिक्स में यूजुअली यदि इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर है और अपेंडिक्स में पस बन गया है तो इसके बर्स्ट होने के चांस काफ़ी होते हैं, बर्स्ट कर जाती है। बेसिकली इसको कहते हैं हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस, मन इसमें लैटिन टाइट होकर के अपेंडिक्स में फंस जाती है, तो उसकी वजह से इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं। ऐसे केसेस में परफोरेशन के चांस काफ़ी होते हैं, मेडिकल इमरजेंसी हो जाएगी इसमें, तो इसलिए हमें और इन्फेक्शन सीवियर है तब भी जो है चांस होता है बर्स्ट करने। जी, तो सर शुरुआती लक्षणों को इसीलिए पहचान के उनका समय से इलाज कराना बहुत जरूरी है। इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी भी एब्डोमिनल पेन को, और आपको जरूर अपनी जांच करा करके डॉक्टर से राय लेकर ये जरूर जान लेना चाहिए कि हमारी जो बीमारी है ये सर्जिकल है या नॉन सर्जिकल है। यदि नॉन सर्जिकल है तो मेडिसिन से ठीक हो जाएगी, आराम से। सर्जिकल है तो देर सवेर आपको जो है वो ऑपरेट करा लेना चाहिए। जी, थैंक यू सर, हम लोगों को पित्त की पथरी, हर्निया और अपेंडिक्स जैसी बीमारी के लिए अवेयर करने के लिए। सर, आपने जनरल सर्जरी की फील्ड ही क्यों चुनी? जनरल सर्जरी, देखिए, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग ब्रांच। हाँ आपकी पेशेंट लाइफ डेथ आपके हाथ में होती है जी, आपका स्किलफुल होना जरूरी है जी, पेशेंस जरूरी है, आपको चैलेंजेस पसंद एक्सपीरियंस। थे? यस, चैलेंजेस मुझे हमेशा पसंद रहे हैं, इसलिए मैंने सर्जरी ब्रांच चूज किया। चैलेंजिंग ब्रांच चूज कर लिया आपने। जी सर, जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग करते वक्त या पीजी करते वक्त कोई ऐसा चैलेंजिंग मोमेंट आपको रहा? देखिए, पीजी करते समय तो डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स हम लोग मैनेज करते हैं, काफ़ी सीरियस भी आते हैं क्योंकि मेडिकल कॉलेज बेसिकली रेफरल सेंटर होता है, तो बहुत सारे सीरियस पेशेंट आते हैं जिसको हम लोग मैनेज करते हैं, और डेफिनेटली इट इज चैलेंज क्योंकि ये रेफरल सेंटर होता है, ये ऐसा नहीं है कि छोटा सेंटर है, तो यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड केस वहाँ ज़्यादा आते हैं जिनको मैनेज करना हमेशा एक चैलेंज होता है। जी सर, आपका ऑपरेशन थिएटर का एक्सपीरियंस, पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, शुरू में डेफिनेटली जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं हाँ, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, डर तो लगता होगा, लेकिन जो सीनियर साथ में हैं, जो हम लोग के टीचर्स हैं, उनकी प्रेजेंस और उनकी गाइडेंस की वजह से जो है ये स्ट्रेस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जी सर, सर्जरी की फील्ड में टेक्नोलॉजी ने कुछ चेंज किया है? जी हाँ, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ने सर्जरी को आसान, कंफर्टेबल, अर्ली, माने जल्दी आदमी ठीक हो जाता है, तो लेप्रोस्कोपी है या रोबोटिक सर्जरी है, इसने डेफिनेटली सर्जरी को बहुत इम्प्रूव किया है। जी, अब मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, दर्द बहुत कम होता है, जल्दी मोबिलाइज हो जाता है, जल्दी काम पे चला जाता है। जी, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने जी लाइफ हाँ, जी हाँ, आसान कर टेक्नोलॉजी ने आसान भी कर दिया है और कंफर्टेबल भी लाइफ को कर दिया है। जी
सर आपके करियर का सबसे मेमोरेबल सर्जिकल केस कौन सा था? देखिए बेसिकली एक पेशेंट मेरे पास आया था जो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज था, उसकी इंटेस्टाइन बर्स्ट कर गई थी, आंत फट गई थी, पेट में पस लैट्रिन भरी हुई थी और ही वॉज नॉट फिट। मैंने उसको देख करके यही लग रहा था कि इसके बचने के चांस जो हैं वो बहुत कम है। लेकिन उसको हम लोगों ने ऑपरेट किया, बाई गॉड ग्रेस वो पेशेंट ठीक हो गया, तो वो हमें काफ़ी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा। जी सर, कोई भी सर्जरी के सक्सेसफुल होने के लिए कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा जरूरी है? आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस। जी सर, सबसे ज़्यादा कॉमन सर्जरीज कौन सी हैं देखिए के टाइम आजकल पे? तो गॉलब्लैडर स्टोन, अपेंडिक्स हर्निया, ये सबसे कॉमन सर्जरी है। जी, जिनके बारे में हम लोगों ने जी बात हाँ करी। जी। सर लैप्रोस्कोपिक और ओपन सर्जरी में क्या डिफरेंस होता है? देखिए लेप्रोस्कोपी में छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं जिनके थ्रू कैमरा और इंस्ट्रूमेंट के उससे जो है, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि स्कार बहुत छोटा होता है, पेन बहुत कम होता है और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। मोबिलाइजेशन अर्ली हो जाता है। जी ये फायदे हैं। सर, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हर पेशेंट के लिए पॉसिबल है? मोस्टली पेशेंट में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो पॉसिबल है, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो हार्ट या लंग डिजीज की वजह से कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं डेफिनेटली हम लोग एडवाइस नहीं करते, लेकिन मोस्टली पेशेंट में लेप्रोस्कोपी हो जाती है। जी सर, सर्जरी के बाद इन्फेक्शन बहुत ही कॉमनली हो जाता है, तो इन्फेक्शन को कैसे बचाएं? देखिए सर्जरी जब आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ओटी आपकी स्टरलाइज होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज होना चाहिए, आपके गाउन वाउन जो भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ यूज़ हो स्टरलाइज होना चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद भी जो है इन्फेक्शन रोकने के लिए जो है एंटीबायोटिक्स हैं, डॉक्टर्स के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो इन्फेक्शन के चांस कंपैरेटिवली कम होते हैं। जी सर, आप लोग तो इमरजेंसी सर्जरीज यूजुअली करते ही होंगे, जी। तो सर उसका डिसीजन कैसे लेते हैं? आप लोग ऐसे क्विक ले लेते हैं देखिए या? नहीं, इमरजेंसी केस जब भी आता है तो हिस्ट्री से, एग्जामिनेशन से और जांचों से जो है हम ये डिसाइड करते हैं कि इसकी इमरजेंसी तुरंत ऑपरेशन करना है, जरूरी है एज ए लाइफ सेविंग मेजर, या इसको अभी हम मेडिसिन पर रख करके थोड़ा थोड़ा time दे बिल्डअप सकते हैं। कर सकते हैं। तो डिसीजन हमारा दो चीज़ों पे जी हाँ निर्भर जी, करता है। विजन दो पे होता है कि कितना लाइफ थ्रेटनिंग है जी या मेडिसिन से भी हम कुछ वेट कर सकते हैं, पेशेंट को बिल्डअप कर सकते जी सर, सर्जरी के पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ये भी बताइए। हैं। देखिए सर्जरी के पहले एक तो पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री जरूरी है, क्या मेडिसिन वो ले रहा था, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड या कोई हार्ट के लिए दवा ले रहा है, इन सबों की प्रॉपर हिस्ट्री और प्रॉपर सर रिकॉर्ड। कितने सालों की मेडिकल हिस्ट्री आप लोग कंसीडर करते हैं? देखिए मेडिकल हिस्ट्री तो कितनी भी पुरानी हो हमेशा थोड़ी सी हम लोग के लिए हेल्पफुल होती है, जी क्योंकि फिर उस हिस्ट्री के हिसाब से हम अपने प्रिकॉशंस लेके चलते हैं और उससे यदि कोई चीज़ होने की चांस होता है तो उसका पहले से ही जो है हमारा प्रिपरेशन रहता है। प्रिपरेशन रहता है, तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन जी होने हाँ से जी हाँ, बच तो जाता है। कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने में हमें आसानी हो जाती है। जी सर, डायबिटिक पेशेंट के लिए सर्जरी कितनी रिस्की होती है? देखिए यदि डायबिटीज कंट्रोल है हाँ, तो रिस्क लगभग ना के बराबर, माने जैसी आम सर्जरी में जो रिस्क है वो वैसे उसमें ही रिस्क उनके होती लिए है। भी। लेकिन यदि कंट्रोल नहीं है तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, कई चीज़ें जो है, हीलिंग टाइम सब उसमें मैटर करता गड़बड़ है। हो जाता है। जी सर, यूजुअली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या कार्डियक पेशेंट होते हैं वो खून पतला करने की दवाइयाँ लेते हैं। जी। सर ऐसे पेशेंट जो खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशन? अब देखिए यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि जो ब्लड थिनर जिसको खून पतला करने की दवा कहते हैं, इसको हम लोग 5 to 7 डेज पहले बंद कर देते हैं बंद करा देते हैं। और फिर सर्जरी प्लान करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहाँ डायर इमरजेंसी है, तो जो खून पतला करने वाली दवाएं हैं इनके एंटीडोट्स होते हैं, माने ऐसी दवाएं होती हैं जो इनके असर को खत्म कर देती हैं, तो इमरजेंसी में हम लोग उसको यूज करते हैं यदि इमरजेंसी है। अदरवाइज प्रेफरेबली हम लोग बंद करके इन दवाओं को पेशेंट को वेट करके तब करते हैं यदि पॉसिबल है तो। जी सर, सर्जरी हो गई उसके बाद बताते हैं डॉक्टर्स कि अब खाने पीने का ध्यान दीजिए। सर क्या ध्यान देना चाहिए? डाइट का नहीं, क्या रोल है? डेफिनेटली देखिए सर्जरी के बाद यदि इजीली डाइजेस्टेबल डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है, वो जरूरी है क्योंकि ये हीलिंग में और पेशेंट की रिकवरी में इसका काफी रोल मदद करती है। जी, तो डाइट भी बहुत ही है। इम्पोर्टेंट डाइट रोल बहुत प्ले जरूरी करती है। चीज है। जी सर, आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है मोटापा, तो सर क्या मोटापा सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा देता है? देखिए बेसिकली तो हम लोग मोटापे को भी एक बीमारी मान के चलते हैं, मोटापा इटसेल्फ इज ए बीमारी। जी तो डेफिनेटली एक बीमारी है और उसके साथ एक दूसरी बीमारी या दूसरा ऑपरेशन आप कर रहे हैं तो नॉर्मल आदमी के मुकाबले में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होती है। जी
सर कैंसर की सर्जरी और नॉर्मल सर्जरी में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, कैंसर की सर्जरी में हम लोग जो है, जो डिजीज टिश्यू है उसके साथ थोड़ा सा मार्जिन जो है हम लोग हेल्दी टिश्यू की भी लेते हैं, ज्यादा ले लेते हैं। जिससे कि कंप्लीट जो है वो कैंसर सेल निकाल दी जाए। नॉर्मल सर्जरी में इसकी जरूरत नहीं होती। जी सर, यूजुअली जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद जो मरीज के रिश्तेदार होते हैं वो आईसीयू में उन्हें देखने की जिद करने लगते हैं, जिस वजह से हॉस्पिटल के स्टाफ और उनमें कभी कभी भिड़ंत भी हो जाती है। सर क्यों वो लोग ऐसा करते हैं, इसके लिए उन्हें समझाइए। अब देखिए, ये तो रिलेटिव्स की एक साइकोलॉजी होती है कि हाँ। भाई कोई ऑपरेट हुआ है, कोई बीमार है, तो भाई उसको देखने जाओ। जाओ। लेकिन डेफिनेटली जो है, जो आप तो प्यार में देखने जा रहे हैं, आईसीयू में जा रहे हैं, आप क्या इन्फेक्शन आप में लगा हुआ है या क्या आपके जो मिलने लोग हैं वो किस बीमारी से ग्रस्त हैं, तो एक ऑलरेडी पेशेंट जो कि आईसीयू में है जिसकी उसको एक immunity नया weak है, इन्फेक्शन आप दे सकते हैं। इसलिए हम लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं ज़्यादा रिश्तेदारों से मिलना। 1 या 2 रिश्तेदार, वो भी विजिटिंग आवर्स में हम लोग अलाउ करते हैं, जिससे कि ये जो चांस बाहर से इन्फेक्शन आने का है वो मिनिमम रहे। जी, तो मरीज के रिश्तेदारों को भी भली भांति समझना जी हाँ, होगा जी हाँ, कि बिल्कुल। आपके मरीज को और इन्फेक्शन लग सकता है आपकी इस जिद की वजह से। ये मरीज के फायदे के लिए भी है और रिश्तेदारों के फायदे के लिए भी है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, मरीज ऑलरेडी स्ट्रेस में है, एक बीमारी से ग्रसित है, और रिश्तेदार आकर के पता लगे एक नया इन्फेक्शन आपने और उसको दे दिया, तो रिकवरी से लेकर के मैनेजमेंट में सब में मुश्किल हो जाएगी, इन्फेक्शन का खतरा अलग से बढ़ जाएगा। जी हाँ जी। जी सर, सर्जरी के बाद एक्सरसाइज का क्या रोल है? सर्जरी के बाद देखिए, हम लोग अर्ली मोबिलाइजेशन मींस जल्दी पेशेंट को बैठाना, खड़ा करना और चलाना शुरू कर देते हैं। इससे रिकवरी में काफ़ी हेल्प मिलती है। बाकी जो एक्सरसाइज है, जिम है, ये है, वो डेफिनेटली हमारा इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप इतने दिनों के बाद ही इसको शुरू कीजिए, जब तक कि टिश्यू हीलिंग प्रॉपरली ना हो जाए। जी। तो वॉकिंग जो है, ये सब आप कर सकते हैं, ये सब अलाउड जी है? हाँ जी, ये सब अलाउड है। इससे अलबत्ता जल्दी ठीक होता है पेशेंट। सर रिकवरी को फास्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? रिकवरी को फास्ट करने के लिए सबसे जरूरी है कि जो डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन है, एक तो वो आप फॉलो कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, सॉफ्ट डाइट लीजिए, इजीली डाइजेस्टेबल डाइट लीजिए, अर्ली मोबिलाइजेशन कीजिए, जल्दी जो है डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को मान करके चलना, बैठना, खड़े होना ये शुरू कर दीजिए जी। और जो भी डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करेंगे तो आपकी रिकवरी क्विक होगी, नहीं फॉलो करेंगे तो थोड़ी जी। सर सर्जरी के बाद तो निशान आ ही जाते हैं, तो क्या वो निशान परमानेंट होते हैं? देखिए, मोस्टली पेशेंट में जो निशान बनते हैं वो धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं, टोटल डिसअपियर तो कभी नहीं होते हैं, कभी नहीं होंगे। लेकिन ये हर आदमी की एक अपनी इंटरनल चीज़ होती है कि कुछ लोगों में निशान लगभग 9 के बराबर पड़ते हैं, कुछ लोगों में थोड़ा सा निशान ज़्यादा बनते हैं। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली वो फेड करते हैं, हल्के हो जाते हैं, श्रिंक भी कर जाते हैं, छोटे भी हो जाते हैं। सर इन निशानों को हल्के करने के लिए कुछ मेडिसिन भी तो आती हैं क्या? अब देखिए, मार्केट में डेफिनेटली कई मेडिसिन हैं हाँ। जो कुछ लोगों में हेल्पफुल होती हैं, जी, तो उनको ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है, वो भी जी हेल्पफुल होती है। जी। जी सर, सर्जरी अगर हम डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, तो उसका भी क्या कोई रिस्क होता है? देखिए, सर्जरी यदि इंडिकेटेड है और आप डिले कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जी, रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए सर्जरी का एक बार यदि डेफिनेटिव इंडिकेशन है तो यू शुड गो फॉर सर्जरी। जी सर, अगला सेक्शन है हमारा मिथ्स एंड फैक्ट्स का, तो इसमें हम जानेंगे जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उनमें वो भ्रांतियां सही हैं या गलत हैं। जी जी। सर पहला सवाल है कि सर्जरी हमेशा लास्ट ऑप्शन होती है? यदि बीमारी का कारण सर्जरी है तो इट शुड बी फर्स्ट ऑप्शन। आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते। सर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वीक होती है? नहीं जी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी काफ़ी अच्छी मानी जाती है जी। और मॉडर्न ज़माने में, क्योंकि इसमें छोटा स्कार पड़ता है, जल्दी रिकवरी होती है, कम पेन होता है, तो वीक नहीं होती सर्जरी। लेप्रोस्कोपी इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ सर्जरी। जी सर, अगला सवाल है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है वो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है? देखिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो रिजल्ट स्कार का है वो कॉस्मेटिक होता है, इट इज नॉट ए कॉस्मेटिक सर्जरी, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो कॉस्मेटिक होता है, छोटा स्कार पड़ता है, निशान कम पड़ते हैं। जी सर, अगला जो मिथ है हमारा वो बहुत ही कॉमन मिथ है कि हर्निया बेल्ट लगाने या एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएगा। देखिए, एक्सरसाइज करने और बेल्ट लगाने दोनों से हर्निया ठीक नहीं होती है। यूजुअली बेल्ट हम लोग उसी मरीज में एडवाइज करते हैं जो हर्निया के लिए फिट नहीं होता है, अदरवाइज हर्निया का इलाज एक ही है, ऑपरेशन। जी
सर पित्त की पथरी निकलने के बाद क्या हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है? अधिकतर मरीजों में डाइजेशन बेहतर हो जाता है, सही बात तो ये है। ये तो बहुत ही बड़ा मिथ हो गया है। इसलिए कि जब आप फैटी फूड खाते हैं, हाँ। गॉल ब्लैडर होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, बीमार होता है, तो चीज़ें ज़्यादा पेनफुल हो जाती हैं। जी। लेकिन सर्जरी करने के बाद जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो मोस्टली पेशेंट इन वेरी रेयर केस उनको डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज खूब डाइजेशन जम के खाते हैं। और अलबत्ता उनको हमें इंस्ट्रक्ट करना होता है कि भैया जरा संभाल के कम खाइए। वेट गेन मत कर लो। जी। सर अगला कंफ्यूजन है कि जो पित्त की पथरी होती है वो मेडिसिन से डिसॉल्व हो जाती है। देखिए, पित्त की थैली जिनको बन गई है उसमें वेरी फ्यू केसेस, बहुत ही कम केस ऐसे होते हैं जो दवा से डिसॉल्व होते हैं। मोस्टली में आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती जी, ऑपरेशन तो जरूरी है। जी है। हाँ, जी हाँ। जी। सर नेक्स्ट है कि सर्जरी के बाद जो टाँकों के निशान होते हैं वो परमानेंट होते हैं। थोड़ा परमानेंट तो होते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत हल्के होते हैं, कुछ लोग में थोड़ा सा जो है निशान ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली ये श्रिंक भी कर जाते हैं और हल्के भी पड़ जाते हैं। जी। सर कुछ लोगों में कंफ्यूजन है कि सर्जरी के बाद बहुत दिनों तक हमें बेड रेस्ट पे रहना होता है। नहीं जी, सर्जरी के बाद हमें अर्ली मोबिलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। वॉक हम लोग नेक्स्ट डे से अलाउ कर देते हैं। हाँ, डेफिनेटली हैवी एक्सरसाइज है, ये चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और जब तक स्टिच नहीं निकल जाते हैं तब तक एक रेस्ट, गुड डाइट, वॉकिंग, ये जरूर करते रहना चाहिए। जी। सर डायबिटिक पेशेंट सर्जरी नहीं करा सकते हैं? नहीं, कंट्रोल करने के बाद डायबिटीज़ वाले पेशेंट बिल्कुल सर्जरी करा सकते हैं। सर अगला कंफ्यूजन है कि सर्जरी इम्यूनिटी को वीक कर देती है। नॉर्मली सर्जरी इम्यूनिटी को वीक नहीं करती है, अलबत्ता बीमारी निकल जाती है तो immunity मोस्टली strong पेशेंट हो में जाती है। इम्यूनिटी बेटर हो जाती है। सर हर्निया सर्जरी हमेशा रिस्की होती है? हर्निया सर्जरी नॉर्मली रिस्की नहीं होती है, लेकिन हर्निया के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कई बार रिस्की होते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप समय रहते हर्निया को ऑपरेट करा लीजिए, इसके पहले कि कोई आपको और नई बीमारी लग जाए, हार्ट की या लंग्स की। सर क्या हार्ट और लंग्स की भी बीमारी हो सकती है? क्यों नहीं, हार्ट मुझे तो अंग, शरीर के किसी भी अंग में कोई बीमारी हो सकती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लंग्स और हार्ट की बीमारी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हर्निया इसको बढ़ा सकता है? नहीं, हर्निया नहीं बढ़ा देता है, बल्कि हर्निया में जो ऑपरेशन आपको करना होता है ना, उसकी रिस्क बढ़ जाती है यदि आप फेफड़े की बीमारी या हार्ट की बीमारी से ग्रसित हैं। इसीलिए हमेशा हर्निया में एडवाइज किया जाता है कि सूनर यू गेट ऑपरेटेड बेटर यू विल बी। पित्त की पथरी हटने के बाद क्या नॉर्मल लाइफ नहीं रह जाती है? बिल्कुल नॉर्मल रहती है, एब्सोल्युटली नॉर्मल होती है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर टांके चलने फिरने के बाद टूट जाते हैं? नहीं जी, अलबत्ता अर्ली मोबिलाइजेशन से टांके और बेटर हीलिंग होती है। सर जो इंटरनेट रेमेडीज होती हैं, जो गूगल पे ढेर सारा ज्ञान है, क्या वो सर्जरी को अवॉइड कर सकता है? देखिए, इंटरनेट पे क्या है कि इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है, नो डाउट, लेकिन हर आदमी उसकी एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन पे चला जाता है जो कि रेयर होती है। इसलिए आप इंफॉर्मेशन जरूर लीजिए, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए जी, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि आपकी बीमारी किस लेवल की है, मेडिसिन से ठीक होनी है या ऑपरेशन से ठीक होनी है। तो इंटरनेट से आप नॉलेज जरूर बढ़ाइए, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो डॉक्टर को दिखा के ही जो है लीजिए। सर अपेंडिक्स रप्चर रेयर है? अपेंडिक्स रप्चर काफ़ी कॉमन है, ऐसा नहीं कि सारी अपेंडिक्स रप्चर कर जाती हैं, लेकिन कुछ वैरायटी अपेंडिक्स की ऐसी होती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव या जिनमें सीवियर इन्फेक्शन होता है, उनमें रप्चर होने के चांस काफ़ी रहते हैं और कई बार रप्चर करके ही आती हैं। जी। सर हर्निया सिर्फ पुरुषों में ही होता है? नहीं जी, हर्निया पुरुषों में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन महिलाओं और बच्चों में भी होता है। जी। सर एक और मिथ है कि सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है? नहीं जी, सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी बिल्कुल संभव है। जी। सर अगला राउंड है रैपिड फायर सेक्शन का। जी। तो सर आपका फेवरेट क्या है, ओटी या ओपीडी? ओटी। सर सबसे कॉमन सर्जरी कौन कौन सी है? गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, हर्निया। जी। सर लैप्रोस्कोपिक या ओपन? लैप्रोस्कोपिक। एंड सर आप मॉर्निंग सर्जरीज प्रेफर करते हैं या लेट नाइट? मॉर्निंग। एक सर्जन की सबसे बेस्ट स्किल क्या होती है? एक्सपीरियंस, डिसीजन मेकिंग। जी। एंड सर आपका फेवरेट सर्जिकल टूल कौन सा है? स्कैल्पेल। सर ओटी में म्यूजिक अलाउड होना चाहिए? हल्का म्यूजिक समटाइम्स जो है काफ़ी सूदिंग होता है। जी। तो अगर लंबी सर्जरी है 5-6 जी हाँ, घंटे की थोड़ा तो रिलैक्सिंग होता है। हाँ, क्योंकि सर्जन भी तो इंसान जी है। हाँ, जी हाँ। जी।
सर एक हेल्दी हैबिट सर्जन्स के लिए क्या होती है? सर्जन्स की एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट एंड मेडिटेशन, ये चीज़ें जरूरी हैं। जी सर, पेशेंट्स को कैसे मोटिवेट करते हैं आप? पेशेंट को देखिए, हम एक्सप्लेन करते हैं कि भाई जो भी बीमारी तुम्हें है इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। यदि तुम इलाज नहीं कराओगे, इलाज कराओगे, ठीक होने के ज़्यादा चांस हैं। नहीं कराओगे तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और पेशेंट यदि आप डिटेल में एक्सप्लेन कर दें, उसके इफ़ एंड बट्स का प्रॉपर जवाब दे दें, तो पेशेंट तैयार हो जाता है। मोटिवेट हो जाते हैं। जी सर, एक ऐसा टेस्ट जो एडल्ट्स को करवाना ही चाहिए? भाई देखिए, एनुअल हेल्थ चेकअप जरूरी है, जरूर कराना चाहिए। जी सर, अगर आप डॉक्टर ना होते तो क्या होते? मैं टीचर होता है। जी, टीचिंग आपको मुझे टीचिंग पसंद, पसंद टीचिंग है। मुझे पसंद है। एंड सर एक हेल्थ मंत्र बताइए हमारे दर्शकों को। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी है। तो ये हेल्थ मंत्र हम सब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे जी हाँ, जरूर जी से। हाँ, जी। जी सर, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस का कोई एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करिए। आपको एक एक्सपीरियंस बता दूं। एक पेशेंट हमारे पास आया जी। जिसको काफ़ी सीवियर अपेंडिसाइटिस थी हम्म, और लग रहा था कि इसकी अपेंडिक्स बर्स्ट कर जाएगी। तो हमने उसको एडवाइस किया कि भाई तुम ऑपरेट करा लो, क्योंकि तुम्हारे जो जांचें से जो इन्वेस्टिगेशन से जो लग रहा है कि चांस है कि बर्स्ट कर सकती है। लेकिन पेशेंट एग्री नहीं हुआ, वो कि नहीं साहब दवा से ही कर लेगी, और चला गया। और 2 दिन बाद जो है बर्स्ट बस्ट अपेंडिक्स करके के आ साथ गया। सीरियस कंडीशन में मेरे पास आया। ऑल्दो ऑपरेट हो गया, बच गया, लेकिन टाइमली एडवाइस चूंकि उसने नहीं मानी तो उसको रिकवरी में भी टाइम लगा, फाइनेंशियली भी उसको ज़्यादा जो है पैसे खर्च करना पड़े, और एक कंपैरेटिवली इजी ऑपरेशन जो है कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी बन गई। इसीलिए आप लोगों का सुझाव रहता है कि जी। सही समय पे सही जगह और जी। सही डॉक्टर तक पहुंचना बिल्कुल सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है जी। कि सही डॉक्टर हो और आप जिस पे भरोसा करते हो, जिसकी बात आप मानते हो, आपको लगता है कि नहीं ये डॉक्टर सही, जी उसकी बात जरूर मानिए। बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन मैंने सोचा था जिस दिन सर्जन आएंगे हमारे पॉडकास्ट पे मैं उनसे जरूर पूछूंगी, जी। सर क्या आपने अपने पूरे मेडिकल करियर में किसी अपने रिश्तेदार की सर्जरी करी है? हाँ जी, बिल्कुल की है। ऑल्दो लोग जो है कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि यदि रिश्तेदार को मुझ पे कॉन्फिडेंस है जी, तो डेफिनेटली आई कैन गो। आपने करी है सर्जरी और सक्सेसफुल भी रही? बिल्कुल की है, जी सक्सेसफुली किया। भाई पेशेंट हमारे लिए पेशेंट है। हाँ, जब वो टेबल पे लेटता है तो वो हमारा रिश्तेदार नहीं होता है, वो सिर्फ मरीज बन मरीज जाते हैं। होता है। जी सर, क्या कभी आपने देखा कि मरीज की जान सिर्फ देरी की वजह से चली गई? जी हाँ, कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इमरजेंसी सर्जरी इंडिकेटेड होती है, जी जल्दी करने से रिजल्ट अच्छे आते हैं। जी पेशेंट डिले करता है, डेफिनेटली उसकी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो ऐसे में पेशेंट को नुकसान होता है। जी, सही समय पे जो हमारी जी बॉडी है, साइन दे रही है उसको समझना जी बिल्कुल समझना चाहिए और डॉक्टर की राय को कंसीडर करना तवज्जो चाहिए। देना चाहिए जो जी है। सर, कुछ लोग पेट में दर्द को गैस समझकर बैठे रहते हैं, ये कितना खतरनाक है? नहीं देखिए, यदि पेट में दर्द है, गैस बन रही है, इलाज से बहुत ज़्यादा परमानेंट फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ऐसे मरीजों को जो है वो प्रॉपर जांच, डॉक्टर की राय ज़रूरी है। कि कई बार जो है इस तरह के इंडाइजेशन और इस तरह का अपर एब्डोमिनल जो डिस्कम्फर्ट होता है, ये कई बार हार्ट की बीमारियों के भी एक लक्षण होता है। जी इसलिए ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए, जांच करा करके रूल आउट करा लिए कि भाई कोई गंभीर बीमारी नहीं है। जी सर, बार बार एंटासिड लेने से भी क्या बीमारियां छुप सकती हैं? एंटासिड से कई बार बीमारियां मास्क हो जाती हैं। जी बहुत समय तक एंटासिड खुद ही लेना जो है वो ठीक नहीं है। डॉक्टर हमेशा जो है डॉक्टर को दिखाइए, जो स्टमक की जांचें होती हैं जो ज़रूरी हैं उनको कराइए, और उसी हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एंटासिड भी नुकसान करते हैं। जी सर, मरीज की कौन सी आदत सबसे ज़्यादा परेशान करती है? मरीज वो जो जिद्दी होते हैं, डॉक्टर की राय को नहीं मानते हैं, वो सबसे बड़े लूजर होते हैं। जी सर, एक लाइन में बताइए, सर्जरी से डरना चाहिए या देरी से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए सर्जरी से, जी और जहाँ इंडिकेटेड है वहाँ जल्द से जल्द सर्जरी करा करके उससे मुक्ति पानी चाहिए। जी सर, क्या कभी ऐसा हुआ कि ओटी टेबल पे आपने अपना प्लान चेंज किया हो? जी हाँ, कई बार इमरजेंसी केसेस में आपको अपना प्लान चेंज करना पड़ता आप है। सोच के कुछ चाहते हैं, निकल कुछ आता है। जी सर, पतले लोगों में भी हार्निया के चांसेस होते जी हैं? हाँ, जी हाँ, हर्निया मोटों में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन पतले लोगों में भी काफ़ी होता है।
कॉमन हो जाती जी। है। सर क्या दर्द ना होना ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है? दर्द ना होना जो है, कई बार कुछ बीमारियां अर्ली फेज में दर्द उनमें नहीं होता है, हम्म, और जब दर्द होता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ी हुई होती हैं। इसीलिए एडवाइस हमेशा किया जाता है कि एक एनुअल हेल्थ चेकअप जरूरी है। जी। सर क्या शरीर अंदर से सड़ना शुरू कर देता है बिना किसी बाहरी संकेत के? भाई बिना संकेत के तो नॉर्मली नहीं इस तरह की दिक्कत होती है, जी। लेकिन दर्द, उल्टी, डिस्टेंशन, पेट फूला है, इसके साथ यदि जो है फीवर आ रहा है, हम्म, पेशेंट की दवाओं से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो कई बार भीतर आते हैं जैसे ट्विस्ट कर जाती हैं, तो उनमें सड़न पैदा डिले करने पे हो सकती है। जी, शरीर के संकेतों को जी, समझना इन चाहिए। संकेतों को समझ करके जरूर रूल आउट करवा लेना चाहिए कि ये बीमारी सर्जरी वाली है या नॉन सर्जिकल है। जी। सर क्या पेट की सूजन भी खतरनाक हो सकती है? देखिए, पेट में किसी भी तरह की सूजन, गांठ, उसमें दर्द हो या न हो, उसकी वजह को जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, मोस्टली कैंसर जो है गांठ की तरह प्रेजेंट करते हैं, जिनमें कोई दर्द नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, और जब दर्द तकलीफ शुरू होती है तब तक स्टेज काफ़ी आगे बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, किसी भी सूजन को, किसी भी गांठ को जी। एक डॉक्टर को दिखा करके प्रॉपर रूल आउट जरूर करा लेना चाहिए, कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है। जी जी। सर ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या हो जाता है? ऑपरेशन के दौरान जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि सडनली पेशेंट जो है वो डाउन होने लगे। कई बार ऐसा होता है कि जब बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है तो हार्ट, लंग्स जो हैं वो कंप्रोमाइज़ होने लगते हैं, तो वो कंडीशन उसमें थोड़ी सी, लेकिन मॉडर्न तरीक़ों से, मॉडर्न इक्विपमेंट से मैनेज हो जाती है। जी। सर एक और आखिरी क्वेश्चन है जी। कि ज़्यादातर लोगों में ये धारणा है कि अगर सर्जन ने सर्जरी बताई है तो ज़रूर उसे पैसे कमाने की है। देखिए, कुछ डॉक्टर जरूर ऐसे होते हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि सभी एक जैसे हैं, कुछ डॉक्टर जरूर ऐसे होते हैं कि थोड़ा पैसों के लालच में कई बार प्रॉपर ओपिनियन नहीं देते हैं। जी। लेकिन मोस्ट ऑफ द सर्जन जो है आपको सही राय देते हैं, क्योंकि एक तो पेशेंट कई बार दूसरी जगह भी दिखाने चला जाता है। यदि हमने गलत राय दी तो हमारा काउंटर जो है वो वहाँ पे वो चेक कराएगा। हाँ। तो 99.9% सर्जन हमेशा सही राय सही राय देते हैं। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी। आज के एपिसोड में हमने सर के 40 वर्षों के एक्सपीरियंस से ये समझा कि हमें ऑपरेशन से नहीं डरना चाहिए, बल्कि सही समय पे सही जगह और सही डॉक्टर से उसका इलाज कराना चाहिए। चाहे पित्त की पथरी हो, हर्निया हो या अपेंडिक्स हो, शुरुआत में ये बीमारी जितनी छोटी लगती है, बाद में ये उतनी ही बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। सर से उनकी एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए आप इंदिरा नगर स्थित गोयल हॉस्पिटल में जाकर उनकी एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। इन केस कोई सवाल रह गया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये भी मेंशन करिए कि अगला डिस्कशन आपको किस बीमारी पर चाहिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। धन्यवाद।